नमस्कार मित्रों, चैनल पर आप सबों का स्वागत है। ताम्रपाषाण काल हम लोग देख रहे थे। लास्ट जो हम लोग क्लास किए थे ताम्रपाषाण काल हम लोगों ने पढ़ा था। उसके आगे हम लोगों को करना था। ठीक है, हमने बताया था कि थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये नए नए वर्ड आएंगे तो नए नए वर्ड को थोड़ा सा एक दो बार स्लाइड घुमा कर फिर से देख लीजिएगा। 3 पार्ट में हम लोगों ने देखा था। स्टेट वाइज हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ राजस्थान से मिल रहे हैं, कुछ आपको एमपी से मिल रहे हैं, कुछ और महाराष्ट्र से मिल रहे हैं। तो कौन सी साइड कहाँ कहाँ पर था ये सब आप लोग को याद हो गया होगा, राइट। उसके बाद हमने क्लास को ब्रेक किया था कि कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो कहाँ जो विशेषता है उसकी। तो राजस्थान से जो हम लोगों ने देखा था बनास घाटी, आहार, गिलुंद ये सब मिला था। ठीक है, ताम्बोती वगैरह जो आप लोगों ने देखा था, आहार संस्कृति वगैरह राजस्थान का था। एमपी से जो मिला था मालवा कायथा एरनी से मिला था। अहमदनगर से जोरवे निवासा दहमाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में जो हम लोगों ने 2 एरिया देखा था, एक अहमदनगर जिला से मिला था और एक पुणे जिला से मिला था, और ये सारे के सारे जोरवे संस्कृति में समाहित है। जोरवे संस्कृति में वैसे तो 200 से ज्यादा साइट्स मिले थे, लेकिन सबसे बड़ा साइट कौन सा है? जोरवे संस्कृति का दहमाबाद है, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। ताम्बोती राजस्थान के हम लोगों ने देखा था। ताम्बोती जो था आहार संस्कृति की विशेषता भी देखा था हम लोगों ने। आहार संस्कृति की विशेषता में हम लोगों ने क्या देखा था कि सामान्य रूप से जहां पे भी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता वहां पे काले और लाल रंग के मृदभांड प्रयोग हो रहे थे, लेकिन आहार संस्कृति में श्वेत रंग का भी प्रयोग हो रहा था। काले के साथ साथ श्वेत रंग का भी प्रयोग हो रहा था, राइट। जोरवे संस्कृति में हम लोगों ने क्या देखा था कि जोरवे संस्कृति में जो मृदभांड है उसमें कुछ कुछ आपको जियोमेट्रिकल है ना, मतलब ज्योमेट्रिकल भी कुछ कुछ एस्पेक्ट उसमें दिखाई देते थे। ये सब सारी चीजें आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, बस मैं ब्रीफ थोड़ा सा कर दे रहा हूँ 5 मिनट में। चैल्कोलिथिक हम लोग कहते हैं या कैल्कोलिथिक भी इसको कह सकते हैं। ताम्र और पाषाणी दोनों का यूज हो रहा है। यहाँ पे कोई आयरन नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई ब्रॉन्ज नहीं रहेगा। ठीक है, केवल और केवल पहला, ठीक है, पहला धातु का प्रयोग कौन सा हुआ था? तांबा का हुआ था। ये सब हम लोग देखे थे। उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहाड़, बारातल, बागोर, ओजियाना और गिलुन ये सब सारा देखा था। बनास संस्कृति के अंतर्गत ये सब सारा कुछ आता है, लेकिन आहार अपने आप में भी बड़ा एरिया है। संस्कृति आहार संस्कृति भी कहलाता है। ये सब आप लोग लास्ट क्लास में देखे थे, राइट। आहार संस्कृति की विशेषता हमने क्या देखा था? सफेद रंग से चित्रकारी की गई, ब्लैक है ना, कृष्ण लोहित। लोहित मतलब लोहा नहीं है, ध्यान में रखना है। लोहित मीन्स लोहा नहीं है ये, ठीक है। और आहार का प्राचीन नाम तांबवती यानी कि तांबा वाली जगह, ये सब हम लोगों ने देखा था। गिलुन बालाथल ओजियाना में घरों को 4 दीवारी से घेरा गया है। ठीक है, गिलुन में तांबे के टुकड़े भी मिले हैं। रिपीट इसलिए मैं करा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा ये अननोन रहते हैं बच्चे, है ना, स्टूडेंट जो है कॉपरेट से थोड़ा अननोन रहते हैं, तो 2 बार 3 बार करने से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे साइड से, है ना, कौन कौन से जगह कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा था 2 पार्ट में। अहमदनगर जिले में जोरवे नेवासा और दहमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश ये सब मिला था, राइट। यानी कि इनामगांव वाला एरिया कौन सा आएगा? महाराष्ट्र का आएगा, और सारे के सारे सब जोरवे संस्कृति में आएगा। सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहेगा? दहमाबाद। वैसे तो यहाँ पे 200 से ज्यादा जोरवे स्थल मिलेंगे, राइट। ठीक है, चलिए नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल। यहाँ पे एक विशेषता हम लोगों ने क्या देखा था? टोटेदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशेषता थे। ठीक है, अब यहाँ से पटसन का साक्ष्य भी मिला है। नेवासा से पटसन का साक्ष्य, अगर क्वेश्चन आए कि कहाँ से पटसन का साक्ष्य मिला है तो नेवासा से। और नेवासा कौन सा स्थल है? जोरवे संस्कृति का स्थल है, राइट। ये हम लोगों ने देख लिया था। और हाँ, एक चीज और हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जो परंपरा चल रही थी, जोरवे संस्कृति में जो परंपरा चल रही थी, उसमें क्या था कि मानव को अस्थि कलश में रख करके और उसको क्या कहते हैं, घर के अंदर ही क्या किया था, उसको दफनाया जाता था। यानी कि डेड बॉडी को घर के अंदर ही नीचे दफन किया जाता था। और साथ में डायरेक्शन भी एक था, है ना। डायरेक्शन इसकी क्या है? उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ से साउथ। यानी कि जो हेड रहेगा नॉर्थ साउथ रहेगा, नॉर्थ साइड रहेगा, और जो लेग या पैर रहेगा दक्षिण साइड साउथ साइड रहेगा। इस तरीके से इसका विशेषता है। तो ये विशेषता क्वेश्चन आएगा, यही सब तो विशेषता क्वेश्चन में आता है। तो ये सब इसीलिए बीबीआई है, राइट। ये सब क्वेश्चन आ भी चुका है। तो मृतकों को अस्थि कलश में रख करके उत्तर से दक्षिण दिशा में, यानी कि डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर रहेगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र के या जोरवे संस्कृति वाला में, राइट। तो ये सब चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। इनामगांव एक हम लोगों ने देखा था कि इनामगांव में जो है वैसे तो बहुत सारे मिले हैं, करीब करीब 100 से अधिक घर मिले हैं, लेकिन एक ऐसा भी घर मिला वहां पे जहाँ पे 5 कमरे वाला मकान है वो, राइट। 5 कमरे में मतलब 4 कमरे जो बना हुआ, कैसे बना हुआ? रेक्टेंगुलर बना हुआ था और एक सर्कुलर बना हुआ था। तो इनामगांव के भी विशेषता आप लोगों ने देखा था। ठीक है, इनामगांव कौन सा स्थल रहेगा? महाराष्ट्र संस्कृति वाला, यानी कि जोरवे संस्कृति का पार्ट रहेगा। इनामगांव एक स्थल जो रहेगा। ये सब भी हम लोगों ने देखा था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है, ये सब भी आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था।
पश्चिमी एमपी में जो हम लोगों ने 3-4 साइट्स पढ़े थे, कौन सा था? मालवा, कायथा, एरन और नौदावटोली। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि नौदावटोली कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, काफी फेमस है नौदावटोली, एमपी का एक ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है, राइट। और इसका उत्खनन कौन कराया था? एच डी सांकलिया ने। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नौदावटोली का उत्खनन, एक्सकवेशन किसने कराया था? एच डी सांकलिया ने कराया था। वैसे जो साइट्स का उत्खनन जो है, जो आप सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रदुर्ग, लोथल, कालीबंगा, राइट, राखीगढ़ी, ये सब में ये सब के क्वेश्चन आता है कि कौन किसका उत्खनन कराया था। बट ताम्रपाषाण में हर साइट्स का नहीं पढ़ना है, बट एक दो इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे नौदावटोली, इसका उत्खनन कौन करा, ये सब क्वेश्चन से एक दो आते हैं, हर जगह नहीं पढ़ना है ये था। और एक चीज आप लोगों ने देखा था कि नौदावटोली में जो है ब्लैक, ठीक है, क्या यूज होगा? ब्लैक और रेड तो यूज होगा ही होगा। क्या यूज होगा? ब्लैक एंड रेड, यानी कि काली और लाल मृदवान तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा आपको? ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा इसमें है ना आरेख रहेगा। क्या रहेगा? ज्यामितीय आरेख रहेगा। इतना तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं कायथा संस्कृति। ठीक है, देखिए कायथा क्या हो गया? एमपी का है, कायथा संस्कृति एमपी का है। नौदावटोली की विशेषता तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा कायथा संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। कायथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड जो है हड़प्पा संस्कृति के आसपास का, राइट, समकालीन। हड़प्पा संस्कृति का टाइम पीरियड कब माना जाता है? 2350 बीसी से लेकर के 1900 साढ़े 1900 बीसी तक के आसपास माना जाता है, यानी कि उसी टाइम पीरियड का रहेगा कायथा संस्कृति। ठीक है, इसके मृत भांडों में कुछ प्राक हड़प्पी है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। कुछ प्राक हड़प्पी यानी कि हड़प्पा वाली कुछ विशेषता, हड़प्पा के इनिशियल फेज वाली कुछ विशेषता रहेगा, और इन पर हड़प्पाई प्रभाव कुछ जो है लेटर ऑन हड़प्पा, यानी कि बाद वाला जो हड़प्पा रहेगा, जो जिसमें हड़प्पा काफी मैच्योर हो गया था, शहरीकरण हो गया, तो वो वाली भी विशेषता रहेगा। यानी कि अगर कहीं क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा संस्कृति है, ताम्रपाषाण संस्कृति है जो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा के साथ साथ चल रहा था, तो कौन सा रहेगा? कायथा संस्कृति रहेगा। और कायथा संस्कृति किस राज्य में पड़ेगा? तो एमपी वाला राज्य में पड़ेगा, मध्य प्रदेश वाला राज्य में पड़ेगा। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र में प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। इसको हम लोग सबसे पहले भी बोले थे कि अगर पूरे के पूरे कॉपर एज में अगर कहीं पूछा जाए कि पूरे के पूरे ताम्रपाषाण काल में कौन सा साइट्स है, कौन सी संस्कृति है जिसका मृदभांड काफी सुपर है, काफी अच्छा है, तो मालवा संस्कृति का है, राइट। तो मालवा संस्कृति जो है अपने मृदभांड के उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। एमपी में कायथा और एरन के तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किला बंद है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरिट है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कायथा और एरन किसका है? एमपी का है। इनाम गांव किसका है? महाराष्ट्र का है। इससे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब देखिए, अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा तीन, राजस्थान पढ़ा, एमपी पढ़ा, महाराष्ट्र पढ़ा। अब बट ऐसा नहीं है कि ताम्रपाषाण यहीं पर जाकर एंड हो रहा है। कॉपर जहां जहां यूज होगा वो सब ताम्रपाषाण कहलाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी पीरियड हो सकते हैं, ऐसे भी ध्यान में रखना है कि टाइम पीरियड कुछ ऐसे भी होते हैं कि कहीं पर उस टाइम पीरियड में ताम्रपाषाण काल चल रहा है और कहीं पर उस पीरियड में क्या चल रहा है? नवपाषाण काल चल रहा है। यानी कि कॉपर नहीं मिला है तो नवपाषाण काल की अवस्था रहेगा। तो इस तरीके से भी चीजों को देखना है, राइट, अगर टूल्स के बेस पे और मेटल्स के बेस पे देखते हैं इतिहास को। तो पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा, चिरांद हो गया आपका बिहार में। अब देखिए, ये चिरांद जो है, चिरांद क्या है? नवपाषाण काल का स्थल था। बिहार में आप लोग पढ़े सारण जिले में चिरांद, राइट। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अभी चिरांद जो है क्या है? ताम्रपाषाण काल का स्थल भी आएगा। ठीक है, तो पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा बंगाल में भी मिला है। पश्चिम बंगाल में कौन सा? पांडु राजा ढेबी मिला है। कहाँ पे? पांडु राजा ढेबी और बीरभूम जिले में महिषादल। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र, यानी कि बंगाल में अगर कहेंगे तो पांडु राजा ढेबी मिला है, और एक और जिले में, एक और जगह मिला है महिषादल। ये यहाँ से ताम्रपाषाण काल के स्थल मिला है। तो कई बार ऐसे दे देगा पांडु राजा ढेबी कहाँ का है, महिषादल कहाँ मिला है, तो ये सब बंगाल का है, राइट। और बिहार का कौन सा है? चिरांद है। यहाँ से ताम्रपाषाण काल के स्थल मिले हैं, तो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में पूरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है बिहार में सेनवार, सोनपुर और ताराडी। अगर बिहार में पूछा जाए सेनवार, सोनपुर और ताराडी, और पूर्वी यूपी में खैराडी और नरहन। ये सब थोड़ा सा अपने स्टेट के अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा। स्टेट में सब क्वेश्चन कई बार आता है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है कि बताइए आपके एरिया में, आपके जगह में, है ना, या फिर आपके राज्य में कौन सा ऐसी जगह है जहां से ताम्रपाषाण काल का स्थल मिला है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। बिहार, महाराष्ट्र और एमपी में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। कटोरा एक होता है सिंपल, एक होता है कटोरा गोड़ीदार, जिसको आराम से टिक सके। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है तो ध्यान में रखना, बिहार, महाराष्ट्र और एमपी में ये सब जो लोग रह रहे हैं टोटी वाले जलपात्र। ठीक है, और टोटी वाले जलपात्र एक आप लोगों ने वैसे पढ़ा भी था अभी, कहाँ पे? जोरवे संस्कृति की विशेषता थी टोटी वाले जलपात्र, ठीक है ना, जोरवे संस्कृति की विशेषता थी टोटी वाले जलपात्र। तो उसी तरीके से
यहाँ के लोग जो है बिहार, एमपी और महाराष्ट्र के लोग टोटी वाले जलपात्र या फिर गोड़ीदार तस्तरिया है ना, यानी तस्तरी के नीचे गोड़ीदार और गोड़ीदार कटोरे, यानी कि आराम से टिक सके वो। ठीक है, ये सब मेरिट है, इसकी विशेषता है इसकी। उसी तरीके से कुछ और देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी एमपी और पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र, यानी कि जितने भी ताम्रपाषाण काल की जगह है वहां पे क्या वो सबके फंक्शंस क्या था, क्या करते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। क्या करते थे? पशुपालन। पशुपालन के प्रयोग कब से शुरू हुआ था आपको पता है? पशुपालन का शुरुआत कब से हुआ था? कब से हुआ था? मध्य पाषाण काल से हुआ था। कब से? मध्य पाषाण काल से। तो ये पशुपालन जो मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ ये तो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो यानी कि पशुपालन इनका मेन रहेगा। और कृषि की शुरुआत कब से हुई थी? कृषि की शुरुआत कब से हुई थी? कृषि की शुरुआत आपको नवपाषाण काल से हुई थी। तो यानी कि ये वाली विशेषता पशुपालन और कृषि, ये तो अब साथ साथ चलेगा ना। जो भी सभ्यता अपकमिंग रहेगा, आने वाला जो भी सभ्यता रहेगा वहां तो उसकी मेरिट रहेगी पशुपालन और कृषि। तो यानी कि ताम्रपाषाण काल में अगर कुछ नहीं रहे, दिमाग अगर ब्लैंक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा चल रहा, तो पीछे वाली चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो भी आपका इतिहास के हिसाब से गलत आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा। यानी कि पशुपालन ये सब करेंगे, कृषि ये सब करेंगे, तो ये सब अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कृषि सब कौन सा करेंगे? जो नवपाषाण काल में कृषि होता था वो सब कृषि सब करेंगे। जो मध्य पाषाण काल से शुरुआत हुई थी पशुपालन का, नवपाषाण काल में भी पशुपालन जो था उनका पशुपालन ये सब करेंगे। तो ये सब इनका अर्थव्यवस्था रहेगा बेसिकली। तो पशुपालन और कृषि करते थे, पशु मवेशी पालन और कृषि। अब पशुपालन में क्या करेंगे? ऑब्वियस है, क्या करेंगे? गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ये सब, इन्हीं सब को तो पालतू बनाया गया था ना। जब आप पाषाण काल पढ़ रहे थे तो पूरा पाषाण काल में आप लोगों ने क्या देखा था कि पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो सब जंगली पशुओं को मारकर खा रहे थे। जंगली पशुओं को पशुपालन नहीं किया था। पशुपालन वाले पशु कुछ और होते हैं, वो होते हैं ये सब गाय, भेड़, बकरी, है ना, ये सब जो आपके आसपास अभी दिखता होगा गाँव में। तो ये सब थोड़ा सा चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज देख लेना है, पशुपालन में क्या रहेगा। अगर कुछ नहीं भी पता है और इतिहास अगर मेंस का आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखा है पशुपालन आ गया तो पशुओं का जो पालन वाले जो पशु है उनका नाम लिख देना है, गाय, भैंस। ठीक है, ये सब और सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ये सब पशुपालन वाला। उसी तरीके से हिरन का शिकार, ठीक है, भी करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाणी का स्थल जो है वहां से ऊंट के अवशेष, यानी कि ऊंट भी यहाँ पे मिला है। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे, राइट। जो तो हो ही रहा है। और मुख्य अनाज गेहूं और चावल, गेहूं और चावल के साथ से हम लोगों ने कहाँ से देखा था? नवपाषाण काल से हम लोगों ने देखा था। ठीक है, नवपाषाण काल में हम लोगों ने देखा था कि जब एग्रीकल्चर का प्रयोग हो रहा है, राइट, तो गेहूं कहाँ से हम लोगों ने को मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। याद है कुछ? याद करिए, रिकॉल करिए। अभी हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे। गेहूं कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। ठीक है, चावल कहाँ से मिला था? चावल यानी कि धान के भूसी के साचे कहाँ से मिला था? कोल्डीवा से मिला था। ठीक है, कोल्डीवा से मिला था। कोल्डीवा यानी कि प्रयागराज, इलाहाबाद। मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान। ये सब चीजों को देखना है, ध्यान रखना है। तो ये सब जो चल रहा था पहले से, जो चल रहा है, एक बार आ गया तो कैरी फॉरवर्ड आगे होगा ही होगा, जो भी सभ्यता का अपकमिंग सभ्यता जो भी रहेगा। और इसके साथ साथ बाजरे की भी खेती करते थे। बाजरा जो आपकी ज्यादा भी फेमस है ना मोटे अनाज में, 2023 में मनाया गया था ना यूएनओ के द्वारा मोटे अनाज का। चलिए, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में देखिए। अब शिल्प कर्म में क्या क्या यूज करेंगे? निस्संदेह बड़े दस्ते और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। ठीक है, यानी कि ये विशेषता रहेगी शिल्प कर्म में, बड़े दस्ते और पत्थर का काम भी करते हैं। जैसे जैसे सिंधु वाले ब्रॉन्ज का यूज करते थे, उस तरीके से यहाँ पे स्टोन का अच्छे से टूल्स बनाए जाते थे। कार्नेलियन, बड़ी अच्छी बात है, देखिए कार्नेलियन, अस्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं बनाते थे। ये सब जो है क्वार्ट्ज किसकी विशेषता है? आप लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल में, जो रॉ मटेरियल है एक तरीके से क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के पत्थर से वहां पे टूल्स बनाए जाते थे। तो वो सब अभी आगे भी रखेंगे और भी नए नए फीचर्स इसमें आ जाएंगे। कार्नेलियन, अस्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं बनाते थे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टूल्स बन रहे हैं। वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिल रही है। ये चरखे और तकलियां कभी अगर इतिहास में पढ़ना हो और कुछ लिखना हो तो लिख दीजिएगा कि जो चरखा की शुरुआत जो गांधी जी कर रहे थे अपने यहाँ। ठीक है, गांधी जो चरखा के द्वारा कुछ बना रहे थे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वाले जो वर्क कर रहे थे, तो वो कहाँ से मिला है? ताम्रपाषाण काल की विशेषता है और वो आज की नहीं है, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है। तो ऐसे करके ना मार्क्स के 1-2 नंबर बढ़वाया जाता है ना एग्जाम में। तो कोताई और बुनाई भी जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली है। तो ध्यान में रखना, चरखे और तकलिया की विशेषता कहाँ पे? मालवा की है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद
महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं, यानी कि ये टेक्सटाइल वाले एरिया में, टेक्सटाइल वाले एरिया में अगर कहीं क्वेश्चन आए कि टेक्सटाइल में जो कॉटन वगैरह के जो आप लोग यूज करते हैं कहाँ से मिला है, कौन सा कॉर्पोरेट से मिला है, तो ध्यान में रखें महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कपास वगैरह ऐसे भी होता है, ठीक है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र इस सब में होता है कपास वगैरह, कॉटन वगैरह का उत्पादन होता है। तो कपास हो गया, सन हो गया, सेमल हो गया, इससे क्या बन रहा है, इससे कपड़ा बनेगा, ठीक है, कपड़ा बनेगा। कपड़ा उस तरीके से नहीं तो जो बोरी वगैरह बनता है वो सब बनाया जाएगा महाराष्ट्र में, कपास, सन, ये सब। और जो हैंडी और जो आपको शिल्प कर्म वाला जो और चीजें मिलेगा, इनाम गांव मिलेगा, ठीक है। इनाम गांव में कुंभकार, कुंभकार कौन सा हो गया, जो आपको मृदभांड बना रहे हैं वो हो गया। धातुकार, मेटल के रिगार्डिंग जो कुछ वर्क कर रहे हैं वो हो गया। हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। तो यानी कि कारीगरों के मामले में कभी अगर ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में है तो कारीगरों के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा है, काफी मजबूत सभ्यता ये रहा है, किसके संदर्भ में, कारीगर और शिल्पी के मामले में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, ठीक है, कि चीजें जो है सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ था तो सारा का सारा वैसे डिक्लाइन ही हुआ था, कुछ आगे इन लोगों ने अपने यहाँ बना के रखा था, यानी कि कारीगर के यहाँ पे काम ठीक ठाक हो रहा है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा है, थोड़ा डिफरेंट। मातृ देवी का वैसे प्रतिमा कहाँ पे मिलेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं, मैटरनल बोलते हैं ना, मातृ सत्तात्मक सत्ता बोलते हैं किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक इतिहास में आप दो जगह पढ़ेंगे, एक तो आपको सिंधु सभ्यता में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, और एक आप अगर इधर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे तो आपको सातवाहन वंश में मिलेगा, ठीक है, सातवाहन वंश में। ये दोनों मातृ सत्तात्मक वाला परिवार था। इंडस वैली में मातृ सत्तात्मक क्यों मिला है, क्योंकि जो स्टेचू मिला है वहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज्यादा मिला है, तो ये माना जाता था कि मातृ सत्तात्मक परिवार है, ठीक है। तो मातृ यानी कि मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ पे भी मिलेगा इनाम गांव में, राइट। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा के प्रतिरूप है। कहाँ है, पश्चिमी एशिया, तो लिंक किया गया, देखिए पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा के प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की बिरसप मृतिकाएं यह सूचित करती है कि बिरसप धार्मिक पंथ का प्रतीक था। अब ये बात देखिए, अगर आप लोग कभी मेंस के बारे में पढ़िएगा तो मेंस को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से आप है ना सिंधु सभ्यता को लिंक कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता का यदि पतन हो जाता है तो सिंधु सभ्यता का मेरिट क्या था, वृषभ सांड को वहां पे क्या मानते थे, पूजा करते थे, ठीक है, सांड का या एक सिंगी जो है ना जो जानवर था उसकी पूजा करते थे, तो सांड की भी पूजा करते थे, कौन से, किसकी मेरिट थी, क्या से सिंधु सभ्यता की मेरिट थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता की मेरिट थी। अब यदि सभ्यता का पतन हो जाता, सभ्यता का पतन हो जाता तो ये वाली चीजें फिर कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब कोई भी सभ्यता का पतन नहीं होता, सभ्यता क्या होता है, या तो बड़ा रूप में होता है या छोटा रूप में होता है, यानी कि यहाँ की जो मेरिट है सिंधु सभ्यता के, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लोग जानते थे, इन लोगों ने इस चीज को कंटिन्यू रखा, और यही कंटिन्यू ताम्रपाषाण काल आगे जा करके है ना कई सौ साल बाद सभ्यता के रूप में आज भी प्रेजेंट है, ठीक है, आज भी ये देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है कि विशेषता सिंधु सभ्यता का है, लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद ये कौन इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया, ताम्रपाषाण काल की जगह है इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया और बिरसप है ना यानी कि इसको आगे कंटिन्यू किया, आज भी अभी प्रचलित है, यानी कि सांड को धार्मिक पंथ का प्रतीक आज भी माना जाता है। तो ये कंटिन्यूअस दिखा रहा है, यानी कि संस्कृति का जो है सातत्यता, ठीक है, या फिर आप कंटिन्यूटी कह सकते हैं, कैसे कंटिन्यू रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया, फिर भी उसकी मेरिट कहीं ना कहीं ये देखी, और आज के डेट में भी यानी कि संस्कृति का सातत्यता कैसे रहता है ये आपको दिख रहा है। तो कहाँ की विशेषता है, इनाम गांव की विशेषता है ना। माता देवी की प्रतिमा भी सिंधु सभ्यता की विशेषता हो गई, बिरसप और सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था, यह भी है ना मिला है वहां से, मिट्टी की बिरसप मूर्तिकाएं वगैरह वहां से इनाम गांव से मिला है। कुछ कुछ और देखिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब क्या, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा, नेवासा के बारे में अभी आप लोगों ने देखा कि नेवासा से क्या मिला है, पटसन मिला है, देखा था अभी आप लोगों ने पटसन का प्रयोग, है ना, पटसन जूट और पटसन जो होता है। चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, ये अब मेरिट हो गई, देखिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था, कलश, कलश लगाकर है ना अस्थि कलश में रख करके डेड बॉडी को क्या किया था, घर के अंदर ही दफन किया जाता था, राइट। कहाँ पे था ये विशेषता, महाराष्ट्र वाले एरिया में विशेषता था जोरवे संस्कृति का। डायरेक्शन क्या होता था, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर में हेड रहेगा यानी कि सर, और दक्षिण में यानी कि लेग रहेगा यानी कि पैर रहेगा, नॉर्थ टू साउथ का डायरेक्शन था। अब एक और मेरिट यहाँ पे देख लीजिए, क्या मेरिट है कि वैसे तो है ना बच्चों के लिए क्या किया गया, बच्चों के गले में
बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है। यानी कि एक डिफरेंट मेरिट हो गया ना, एक अलग टाइप के मेरिट हो गया है कि कुछ ज्वेलरी पहना करके दफनाया गया, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान्य के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। ठीक है, तो यानी कि जो जो दफन कराया जा रहा है, जो दफनाया जा रहा है, उसके साथ साथ कहीं कुछ बर्तन भी है, बच्चों के गले में हार भी है ना। ये सब कहाँ की विशेषता है? ये सब चंदौली और नेवासा बस्तियों में इसका विशेषता है, चंदौली और नेवासा में। महाराष्ट्र में मृतक को आप लोगों ने देखा कौन सा डायरेक्शन रहेगा? उत्तर दक्षिण रहेगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में इसको रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रहता है। बहुत बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में डेड बॉडी को कैसे रखा जाता था, तो नॉर्थ साउथ में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन साउथ इंडिया में कैसे रखा जाता है, दक्षिण भारत में कैसे रखा जाता था? पूर्व पश्चिम, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में रखा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन हम लोग लेंगे भी। ठीक है, तो ये भी यही है, क्वेश्चन ही आ चुका है। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान है ना एक्सटेंडेड बैरियर प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बैरियर चलता था। ये वर्ड भी रखिएगा, है ना, संपूर्ण समाधान को एक्सटेंडेड बैरियर बोलते हैं और आंशिक समाधान को फ्रैक्शनल बैरियर बोलते हैं। तो वेस्ट इंडिया जो है पश्चिमी भारत यानी कि आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संपूर्ण समाधान हो रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में देखे ना आप, पूरा 80 कलश में करके पूरा का पूरा क्या हो रहा है? दफन हो रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण समाधान हो रहा है बैरियर। और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बैरियर चलता था। आंशिक समाधान अगर पूछा जाए तो कहाँ पे? पूर्वी भारत में। सबसे बड़ी निधि एमपी के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। ठीक है, एमपी के गुंगेरिया में बहुत बड़ा क्या हुआ है? मेटल का गुच्छा मिला है ना, बहुत बल्क में मिला है। कहाँ से? गुंगेरिया से। और उसमें देखिएगा क्या क्या है, 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर है। इतना मिल जाए तो आप लोग के चांदी चांदी हो जाए। ठीक है, जिसको मिलता होगा तो खुशी हो जाता होगा। तो एमपी में मिला है, एमपी के गुंगेरिया की जगह है, वहां से मिला है, काफी कुछ मिला है। यानी कि बल्क मात्रा में डिपॉजिट मिला है किसका? मेटल्स का। मेटल्स में करीब करीब 400 से ऊपर तांबे का और 100 से ऊपर चांदी के पतले पत्थर हैं। तो ये सब आता है। गुंगेरिया से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है, गुंगेरिया से क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ नया ऐसे एक्सक्लेमेशन मिल जाता है तो क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कायथा के घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। इसी स्थान में एस्टेटाइट और कार्नेल जैसी कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पत्थरों में जमा पाए गए। एक चीज आप देख रहे होंगे, ताम्रपाषाण काल के जो भी स्थल है सब पे क्या मिल रहा है? ज्यादा से ज्यादा मेटल्स मिल रहा है, यानी कि धातु का प्रयोग सब ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, धातु का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेती ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। गणेश्वर स्थल, क्योंकि ताम्बोती कहाँ पे है? अहाड़ कहाँ पे है? सब राजस्थान में है, और गणेश्वर वहीं पे मिलेगा। दक्षिण भारत में कहाँ पे मिलेगा? ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगिनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि। ठीक है, ये ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि, ये सब कर्नाटक के एरिया है कुछ कुछ, और कुछ कुछ उसके बगल में भी है, आंध्र प्रदेश के भी कुछ एरिया है। तो उतना तो नहीं पूछेगा, अगर याद करना होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन बस ध्यान में रखना है कि ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर। अब मस्की से आपको अशोक का अभिलेख भी मिला है। ठीक है, ब्रह्मगिरी वगैरह भी आपको पता है, थोड़ा फेमस एरिया है ये सब, ताम्रपाषाण के स्थल ही मिलता है। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। यानी कि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा है, साउथ इंडिया में जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने की तुलना में चरवाहा यानी कि पशुपालन वगैरह के काम ज्यादा मिल रहा है ना, उसके एविडेंस ज्यादा मिल रहा है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में, थोड़ा सा इन एडिशन टू दिस जो फैक्ट्स है उसको देख लीजिए। सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम को, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया, कौन से ऑफिसर बने थे, तो ध्यान में रखना 1861 में सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था 1861 में। कि आप एक्सकेवेशन करिए, ठीक है, खुदाई उदाई करिए, करवाइए। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था, राइट, डिपार्टमेंट के रूप में एक। ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण को एक डिपार्टमेंट के रूप में कब? 1871 में रखा गया, एक डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल सिस्टम कब आया था? ठीक है, विभागीय व्यवस्था कब आया था? ध्यान में रखिएगा, विभागीय व्यवस्था या फिर डिपार्टमेंटल सिस्टम कब आया था? डिपार्टमेंटल सिस्टम आया था 1861 के अधिनियम से। कब आया था? 1861 के अधिनियम से डिपार्टमेंटल सिस्टम। और अभी जो है पुरातत्व विभाग जो है, पुरातत्व विभाग, वैसे तो पुरातत्व देखिए आ गया है, पुरातत्व विभाग की स्थापना फाइनली किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था।
तो पुरातत्व विभाग वैसे तो आया था स्टेब्लिश्ड रूप से किसके समय में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड कब से कब रहेगा, 1899 से 1905 तक रहेगा, 1899 से 5 तक रहेगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे काम किए थे, जैसे बंगाल विभाजन वगैरह है ना। लॉर्ड कर्जन की एक्टिविटी और काम के कारण, प्रतिक्रियावादी नीति के कारण ही जो है स्वदेशी मूवमेंट हमारे यहाँ चला था। ठीक है, क्या चला था, स्वदेशी मूवमेंट। तो इसने बहुत सारा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो वही है 1899 से 1905 बंगाल विभाजन वगैरह। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग को एक बढ़िया से स्टेब्लिश किया था। और 1901 में क्या किया गया था, यहाँ पे जॉन मार्शल को इनका फर्स्ट डीजी बनाया गया था, महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है, और 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया था। तो ध्यान में रखना है कि अगर आज के डेट में, ठीक है, कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है किसके मंत्रालय में है आज के डेट में अगर आए तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये सब। किसका, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन आ गया है कि चलिए अभी तक तो आप लोग ऐतिहासिक रूप से देख रहे हैं। ठीक है, कौन स्थापना किया, क्या किया, लॉर्ड कर्जन का इसमें क्या रोल है, 1901 में क्या हुआ। ठीक है, 1861 में सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका बनाया गया था। ठीक है, 71 में पुरातत्व सर्वेक्षण को क्या हुआ, डिपार्टमेंटल के रूप में यूज किया गया, विभाग के रूप में यूज किया गया। विभागीय प्रथा कब से आया था, मिनिस्ट्रियल जो होता है पोर्टफोलियो वाला सिस्टम कब से आया था, 1861 के अधिनियम से आया था। 1901 में लॉर्ड कर्जन जो है इनको बनाएंगे, जॉन मार्शल को, और पुरातात्विक विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में एक एस्टेब्लिशमेंट भी देंगे ये। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। 1902 में जॉन मार्शल जो है इसको कार्यभार के रूप में संभालेंगे। राइट, ये सब थोड़ा सा क्वेश्चंस आता है, फैक्चुअल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी है, क्योंकि इससे डेवलपमेंट पता चलता है ना, डेवलपमेंट कैसे, पुरातत्व सर्वेक्षण का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो यही सब सर्वेक्षण करेंगे तभी तो हम लोग पढ़ेंगे। यदि ये सब सर्वे ही नहीं करेंगे, इसके वैसे नहीं करेंगे तो हमारे पास एविडेंस ही नहीं आएगा, तो हम लोग क्या क्या चंदौली क्या नवदा टोली पढ़ेंगे। इनका मेन काम यही सब था। और आज के डेट में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये आर्कियोलॉजिकल वाला जो डिपार्टमेंट है। ब्रीफ में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। ब्रीफ में मैंने थोड़ा सा अलग से बना दिया है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे मिलेगा। कांस्य वाला मत देखिएगा, ताम्र वाला देखिए। कांस्य वाला तो हम लोग पढ़ेंगे ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और आयरन वाला था, तो आयरन और ब्रॉन्ज को हमने अलग कर दिया, वो हम लोग अलग से देख लेंगे। लेकिन अभी ताम्र वाला देख लिए। तो महाराष्ट्र से क्या क्या मिला था, महाराष्ट्र कौन कौन सा जगह था, इनामगांव, चंदौली, जोरवे, देवाबाद, नेवासा, नासिक, सोनेगांव, ये सब। ठीक है, पता हो गया आप कौन कौन सा था। इनामगांव में 200 से अधिक जो है क्या मिला, घर मिला है, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। जोरवे संस्कृति बहुत बाद तक चला था, 1400 से लेकर 700 बीसी तक चला था। राइट, यानी कि उत्तर वैदिक काल का जब एंड हो रहा है 600 बीसी, उस समय तक जोरवे संस्कृति चला था। ठीक है, जैमाबाद जो है जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा एरिया कहलाता है। ठीक है, नेवासा, नासिक, सोनेगांव, ये सब किसका है, महाराष्ट्र का है। उसी तरीके से आहार हो गया, गणेश्वर हो गया, गिलुंद हो गया, ये सब किसका रहेगा, है ना, राजस्थान का रहेगा। ठीक, मालवा, कैथा, एरन, नवदा टोली, ये सब आपके किसका रहेगा, एमपी का रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन आता है, मालवा जो है किस राज्य का है, कैथा किस राज्य का है, नवदा टोली किस राज्य का है। तो एक हमने स्लाइड में सेपरेट इसीलिए कर दिया कि थोड़ा सा आप लोग को सहूलियत हो। बिहार में आप लोगों ने देखा चिरांद हो गया, सिनवार हो गया, और भी हमने पीछे देखा था। पश्चिमी बंगाल में क्या रहेगा, पांडु राजा डिब्बी भी रहेगा। स्वात घाटी में किली गुल मोहम्मद, ये सब। और ये तो कांस्य युग का स्थल है, इसको नहीं देखिए, इसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख लीजिएगा। ठीक, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने थोड़ा सा ताम्रपाषाण काल के सारे साइट्स को देख लिया, सारे मेरिट्स को देख लिए, सारे फीचर्स को देख लिए। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस पाषाण काल के रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, वो सब सारे क्वेश्चन को हम लेंगे। करीब 25 से 30 क्वेश्चन है, और रिकॉल करिएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि कल हम नया क्लास लें, आप लोग एक बार इसे रिकॉल कर लीजिएगा, सो दैट कि जब नवदा टोली आए, कुछ आया, चंदौली आया, तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये साइट्स यहाँ था, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा मिला था। कम से कम दिमाग में आगे न सही पीछे तो रहना ही चाहिए कि हाँ इससे हम फेमिलियर थे इस वर्ड से। ऐसा ना रहे कि बिल्कुल के बिल्कुल नया चीज रहे। राइट, तो ये सब करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।